हेलो बच्चों। आज से हम जैक बोर्ड ने 12th क्लास के लिए जो मॉडल सेट पेपर बना के भेजा है। अभी एक मॉडल सेट पेपर उन्होंने भेजा है, 4 सब्जेक्ट का भेजा है। अकाउंट्स का, बीएमटी का, बीएसटी का और ईटीपी का, है ना। एक मॉडल सेट बना के भेजा है हमको। मतलब हमको जैसा लगता है कि 3 से 5 सेट वो बना के जरूर भेजेंगे, और हमको ऐसा लगता है कि इसमें से 40% क्वेश्चन जो है सेम या सेम टाइप के होने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो मॉडल सेट पेपर आ रहा है उसको क्यों ना हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते जाएं, और बच्चों को वो हम वीडियोस बना बना के यूट्यूब में डालते जाएं। और जो लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चूँकि अगर हम अपने क्लासेस में बता देते तो सिर्फ हमारे क्लास के स्टूडेंट ही इससे सेटिस्फाई हो पाते, इसका बेनिफिट सिर्फ उनको मिल पाता। लेकिन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई हो, इसीलिए हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस है, इसमें जो मॉडल सेट पेपर जैक ने डाला है, आज हम लोग अकाउंट्स का डिस्कस कर रहे हैं। उसको हम 4 पार्ट में बांटेंगे, मतलब हम हर एक सेट के लिए हम 4 वीडियो आपको भेजेंगे। एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, मतलब 1 नंबर का जो 32 क्वेश्चन है उसके लिए, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, क्लियर है, और फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। मतलब क्या है कि 1 नंबर वाले को हम एक वीडियो में बना के डालेंगे, 2 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चंस को दूसरे वीडियो में डालेंगे, 4 नंबर वाले को तीसरे वीडियो में, और 8 नंबर वाले को चौथे वीडियो। मतलब 4 वीडियो के अंदर में हम लोग पूरा पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, उससे रिलेटेड बातें भी आपको बताएंगे ताकि आपको उससे भी बेनिफिट हो। तो चलिए, अगर हम ज़्यादा अभी बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग 32 क्वेश्चन, है ना, जो कि 1 इंटू 32 मार्क्स का होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट होगा। आप खुद देखिए, और अगर आपके कोई कलीग हैं तो उनको भी ये क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इंटरमीडिएट एग्जाम में मॉडल सेट पेपर जो डाला है उसमें से अकाउंट्स का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला है, पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के 20 क्वेश्चन जो है हमारे, 4 आंसर दिए हुए हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आपको बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक एक को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और आप लोग इसको अपनी कॉपी में बाकायदा दोबारा बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्या बोलता है पेपर, पहला क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सवाल आता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते किसको है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे डेफिनेशंस भी बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज देना होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोसाइटी को सर्विसेज देना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, है नहीं पूछा है, कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे कॉलेज, ठीक है, कॉलेज तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल बच्चों, क्योंकि कॉलेज का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को एजुकेट करना, न कि प्रॉफिट अर्न करना, मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है आपका स्पोर्ट्स क्लब, है ना, स्पोर्ट्स क्लब है, क्लब का भी है लोगों का हेल्थ को बढ़िया करना, है ना, ठीक है, स्पोर्ट्स का लाभ उठाना, स्पोर्ट्स को डेवलप करना, ये उनका प्राइमरी मोटिव होता है, प्रॉफिट इनका भी नहीं होता, इसलिए ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का भी मेन काम क्या होता है, सर्विसेज देना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट उनको भी होता है, तो इसको भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। लेकिन टाटा मोटर्स, जो टाटा मोटर्स कंपनी है, उसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है, मतलब ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ओके, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी पॉइंट होगा। बी पॉइंट की टाटा मोटर्स जो है वो क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपके लिए सही होगा कि टाटा मोटर्स जो है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। अगर हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, लेगेसी, है ना। देखिए लेगेसी को क्या मानना है, ठीक है, लेगेसी इज ट्रीटेड है, देखिए लेगेसी को क्या हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं,
रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, इनकम मानते हैं और नॉन ऑफ दीज मानते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेगेसी वसीयत से जो पैसा मिलता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है, कि लेगेसी का मतलब क्या होता है। जैसे जो रिच लोग होते हैं, जब उनका डेथ होने से पहले जब वो बूढ़े हो जाते हैं काफ़ी, तो वो लोग अपना वसीयत तैयार करते हैं और अपने वसीयत में वो लिखते हैं कि मेरी आमदनी का 50% हिस्सा किसी मेरे बेटे को मिल जाए, ठीक है, और 40% हिस्सा मेरी बेटी को मिल जाए और बाकी का 10% किसी अनाथ आश्रम को या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाए। तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो ये पैसा मिला है ना, उस व्यक्ति से, है ना, रिच पर्सन से, यही क्या कहलाता है, लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो अब सवाल आता है कि लेगेसी क्या इनकम है। इनकम इसलिए नहीं इसको बोला जा सकता है कि देखिए, इनकम होने के लिए, इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट होने के लिए वो रेकरिंग नेचर का होना जरूरी है। मतलब ऐसा बार बार हो, है ना, साल में कई बार ऐसी एक्टिविटी हो। ठीक है, तो लेगेसी वसीयत वाली ऐसी कहानी कभी कभार, साल 2 साल 10 साल 20 साल में ऐसा कभी कभी आता है। इसलिए ना तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं, और जब रेवेन्यू रिसिप्ट ही इनकम होता है, इसलिए इनकम भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो नहीं हो सकते। ठीक है, लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का लाइबिलिटी है, क्योंकि जब वो व्यक्ति एक अमाउंट डोनेट करेगा, लेगेसी के तौर पे देगा, है ना, तो वो व्यक्ति कुछ कंडीशन लगाएगा कि हाँ, ये जो हम अपनी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा दे रहे हैं, उससे क्या किया जाए, एक अनाथ बच्चों के लिए रूम बना दिया जाए। तो कुछ कंडीशन लगा के वो लोग देगा। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लेगेसी का पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, वो उनके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। ठीक है, एक साधारण पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, हालांकि अब कंपनी एक्ट में तो अधिकतम संख्या 50 बोल दिया गया है, लेकिन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोला है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में यानी पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ पार्टनर पर डिस्कशन करें, नंबर ऑफ पार्टनर की, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है, कुछ केसेस में तो आपके 10 होते हैं और कुछ केसेस में 20 होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। एक पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर बात किया जाए, तो पार्टनरों की संख्या मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 या 20 होना चाहिए। तो सर 10 कब होना चाहिए, 10 होना चाहिए बैंकिंग बिजनेस के केस में। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बैंकिंग का व्यापार करता है, मतलब वो कोई कमोडिटी पेज खरीदना बेचना मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करता है, लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना, और उसी से लोगों दूसरे को लोन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बैंकिंग बिजनेस बोलते हैं। तो बैंकिंग बिजनेस अगर पार्टनरशिप में चल रहा है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 अलाउड है, और अदर बिजनेस में मैक्सिमम नंबर, बैंकिंग को छोड़ के बाकी के जितने अदर पार्टनर फॉर्म बनते हैं, उसमें मैक्सिमम अलाउड कितना है, 20। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में, ऑर्डिनरी मतलब बैंकिंग भी नहीं हुआ, ऑर्डिनरी मतलब बाकी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, तो ऑर्डिनरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 20। कितने होने चाहिए, 20। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है ना, हालांकि 10 भी होता है 20 भी होता है, तो मैक्सिमम तो 20 है ना। ठीक है, तो यही होगा। तो फिर से एक बार आपको क्लियर कर दें कि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, सर 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, सर कुछ केसेस में 10 और कुछ केसेस में 20। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस में होने चाहिए 10 और अदर बिजनेस में मैक्सिमम होने चाहिए 20। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम पूछा है, तो उस अनुसार तो आंसर हमारे यहाँ पर 20 होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा हो सकता है। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या ओरल हो सकता है, क्या रिटन हो सकता है, ओरल रिटन दोनों भी हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है, पार्टनरशिप एक्ट में ये कहीं पर बोला नहीं गया है कि पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। मतलब एग्रीमेंट कर भी सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट करते हैं, देखिए एक चीज बता दूं कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना, है ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, वो पार्टनर्स की अपनी इच्छा के ऊपर है, कर लेना अच्छा बात होता है। ठीक है, तो कंपलसरी तो नहीं है, पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अगर एग्रीमेंट करते हैं तो आप ओरल भी कर सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं।
तो उस अनुसार पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, है ना, ठीक है, या पार्टनरशिप के में क्या है, पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो आपके ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, और ओरल रिटन दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर तो उस अनुसार सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर सी नंबर पॉइंट होगा, ओरल रिटन बोथ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आ रहा है 5 नंबर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कंपनीज होती हैं, है ना, खास करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, कंपनी में जो कैपिटल का पैसा लगाया जाता है वो शेयर होल्डर के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, शेयर जो लोग शेयर खरीदते हैं उन्हीं के पैसे से पूरा कंपनी रन करती है, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पैसे से ही पूरा बिजनेस चलता है। यानी तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है, पैसा किनका लगा है, शेयर होल्डर्स का, पूंजी किन्होंने लगाया है, शेयर होल्डर्स ने, और बल्कि हर साल जब मुनाफा होगा तो शेयर होल्डर को उसमें से हिस्सा भी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर कौन होते हैं, क्रिएटर ऑफ कंपनी नहीं, क्रिएटर ऑफ कंपनी डिवेंचर होल्डर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ओनर ऑफ द कंपनी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के ओनर होते हैं, कस्टमर भी नहीं होता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होते, क्योंकि देखिए कोई भी, खास करके हम बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो पैसा फंड लगा होता है, कैपिटल लगा होता है, वो शेयर होल्डर का ही लगा होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, गुडविल क्या है, ठीक है, व्हाट इज गुडविल, ठीक है, गुडविल इज, ठीक है, गुडविल क्या है, एक एसेट है, ये तो हमको पता है, ठीक है, लेकिन वो किस तरह का एसेट है, क्योंकि गुडविल को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है, मतलब वो विजिबल इन नेचर नहीं होते हैं, ठीक है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग उसको, गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल एसेट के दायरे में रखते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको या तो हम टच कर सके, छू सके, देख सके, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, है ना, उसको हम लोग टेंजिबल बोलते हैं। लेकिन गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की एक बनावट है, देख सकते हैं, ऐसा गुडविल के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुडविल हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा, एसेट है लेकिन वो इंटेंजिबल नेचर का एसेट है, अनदर वन, ठीक है। अच्छा, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व ट्रांसफर टू, देखिए जब आप पार्टनर्स कोई भी अकाउंट बनाएंगे, जैसे एडमिशन में, जब एडमिशन में या रिटायरमेंट चैप्टर में या डेथ चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट का पैसा बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, या रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है, और बांट के ये पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, या सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म भी पार्टनरशिप भी देखे हैं, उसमें क्या होता है कि जो रिजर्व का पैसा है और जो पीएल का बचा हुआ बैलेंस है, उसको पार्टनर के बीच उनके ओल्ड रेशियो में बांट के उनके कैपिटल अकाउंट में, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर करंट तो कहीं ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए यही कहेंगे कि जब रिजर्व और पीएल का पैसा पार्टनर के बीच बांट दिया जाता है और बांट के उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए बोलेंगे कि कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। ओके, अगला पॉइंट है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 8 नंबर, कि द टोटल एसेट साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, सॉरी, टोटल लाइबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। जब बैलेंस शीट कंपनी का बनाया जाता है तो लाइबिलिटी साइड में किसको दिखाया जाता है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड कैपिटल को, इशूड कैपिटल को, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल को। देखिए इसको हम डिटेल में आपको हम समझा देते हैं कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी का, तो बैलेंस शीट में हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं शेयर कैपिटल को, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में किसको दिखाता है, शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट दिखाते हैं उसके लिए एक बनाते हैं हम लोग नोट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, और नोट्स ऑफ अकाउंट का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, अब ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है,
कि जितना आपको मैक्सिमम शेयर इशू करने का परमिशन मिला है उसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 वाला इशू करने का आपको परमिशन मिला है, तो 1,00,000 इंटू 10 कितना हो गया ऑथराइज कैपिटल? 10,00,000 रुपया, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका इशूड कैपिटल, ठीक है, 1,00,000 शेयर टोटल इशू करने का परमिशन मिला है। अब मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि फिलहाल हम उसमें से 80,000 शेयर ही इशू करेंगे, ठीक है, तो 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ये जो 8,00,000 रुपया वो क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल, ठीक है। अगला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपने पब्लिक के लिए इशू तो किया, यानी पब्लिक को ऑफर किया कि हम 80,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा, ठीक है। हो सकता है कि पूरा 80,000 खरीद लिया हो, तो या हो सकता है कि 70,000 शेयर ही पब्लिक ने आपसे खरीदा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 70,000 शेयर ही बिक पाया, तो क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, यानी 7,00,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस डेट तक हम कितना पैसा मांग चुके हैं और उसमें से कितना पैसा मिल चुका है, उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग? कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो कॉल्ड अप में क्या होता है? मान लो कि हम 70,000 शेयर इशू किए 10 रुपया वाला, जब हम बैलेंस शीट बना रहे तब तक 8 रुपया ओनली मांगे हैं, तो कॉल्ड अप में क्या लिखाएगा? 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 8 ईच, यानी 7 8 56, 5,60,000 रुपया टोटल हम मांगे हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ ने पैसा नहीं दिया हो, तो मान लीजिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। मान लीजिए कि 10,000 रुपया नहीं मिल पाया, तो कॉल्स इन एरियर माइनस कर दिए, तो 5,50,000। कुछ लोगों ने एडवांस में पैसा दे दिया, मान लीजिए एडवांस में कुछ पैसा मिल गया, तो कॉल्स इन एडवांस, है ना। मान लीजिए 5,000 रुपये एडवांस में मिल गया, ठीक है, तो इसको जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया? 5,55,000, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आया दैट इज कॉल्ड द पेड अप, है ना। ये जितना मांग चुके थे बैलेंस शीट बनाने तक में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल्ड अप, है ना। जिस दिन हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं उस तारीख तक जितना पेमेंट मांग चुके हैं, 50, मान लो 70,000 शेयर का 8 रुपये मांग चुके हैं, तो 5,60,000 क्या कहलाए? कॉल्ड अप। उसमें से किसी ने नहीं दिया और उसने किसी में आगे का भी एडवांस दे दिया, तो जो नहीं दिया उसको माइनस कर देंगे और जो एडवांस में मिल गया उसको प्लस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड द पेड अप, है ना, ठीक है। अब यही पेड अप को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? टोटल, यहाँ पर पेड अप का यहाँ पर हो गया, अब इसी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी 5,50,000 रुपया, ठीक है, क्लियर है। और इसी 5,50,000 को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ऊपर जो भी मैंने दिखाया वो डबल लाइन से मैंने क्लोज किया है, इसका मतलब है कि टोटल में ये इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको जोड़ेंगे, तो ये जोड़ के कितना आ गया सर? ये जोड़ के आया 5,50,000 रुपया, ठीक है। कितना आया? 5,50,000 रुपया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये कहलाता है पेड अप। जो देखिए जो मांग चुके थे ये था कॉल्ड अप, ठीक है, और एक्चुअल में जितना मिला वो हो गया हमारा क्या? पेड अप, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग पेड अप कैपिटल को दिखाते हैं। अब यही वाला अमाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो समझने योग्य बात ये है कि क्या मैंने कुछ ऑथराइज कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया? नहीं सर, इसको तो टोटल में लिखा ही नहीं। बाद में इशूड को दिखाया? नहीं सर। सब्सक्राइब को दिखाया? नहीं सर, ठीक है। कॉल्ड अप को दिखाया? जितना पैसा मांगा था उसको दिखाया? नहीं सर, ठीक है। तो किसको दिखाया आपने? जितना एक्चुअल में पेमेंट मिल चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेड अप, है ना। हमने इसको दिखाया बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आंसर है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में किसको दिखाया जाता है? पेड अप कैपिटल को दिखाया जाता है। बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड कौन सा? ऑथराइज? नहीं सर। इशूड? नहीं। सब्सक्राइब? नहीं। तो कौन सा? पेड अप कैपिटल, ठीक है। किसको दिखाया जाता है? हम लोग किसको दिखाते हैं? पेड अप कैपिटल के अमाउंट को, ओके। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्ड, डिवेंचर होल्डर प्राप्त करते हैं। देखिए शेयर होल्डर्स को जो है हर साल रिटर्न के तौर पे डिविडेंड दिया जाता है, बिकॉज वो कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और डिवेंचर होल्डर जो है उसको हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है, बिकॉज वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है हर साल? डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, है ना। तो राइट आंसर इज द डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, आंसर यही होगा, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, है ना। अच्छा, रिडम्पशन, मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी ने क्या किया? इशू किया, ठीक है। और 4 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि कंपनी जो है, देखिए
इशू किया कितने का डिवेंचर? सर इशू किया 100 रुपये वाला डिवेंचर, लेकिन 4 साल के बाद मान लीजिए कि कंपनी इसके बदले में आपको कितना रीपे करेगी, लौटाएगी कितना? मान लीजिए 120 रुपया, ठीक है। तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा लौटाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक क्लियर है। अच्छा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक्चुअल में कौन सा अकाउंट है? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, है ना, ध्यान दीजिए। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछ दे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तो वही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइटम रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं? कैपिटल आइटम्स को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैपिटल आइटम्स को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, ठीक है। और रेवेन्यू आइटम्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट दोनों को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसको इनकम में दिखाते हैं और रेवेन्यू पेमेंट जो होता है उसको एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ से पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में क्या चीज़ दिखाया जाता है? तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम होते हैं उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम में, ठीक है। जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल एलिमेंट इनमें से कोई कौन से नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सी चीजें पार्टनरशिप के लिए होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, यही पूछ रहा है। देखिए, पहला तो बोल रहा है कि एट लीस्ट 2 पार्टनर, तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, तो अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, देखिए, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल पार्टनर, पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए हर इंपॉर्टेंट बात के लिए, है ना, ठीक है। ये होना चाहिए, ये भी ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जरूरी है, मतलब कंपलसरी नहीं बोल रहा है, जरूरी, एक्ट में नहीं बोला है। पार्टनर्स के लिए हर महत्वपूर्ण बात पे कौन कितना प्रॉफिट लगा, किसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, देख रेख कौन करेगा, ये सब चीज के लिए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर द सम बिजनेस, ठीक है। एग्रीमेंट भी होना, और क्या बोल रहा है? एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। आवश्यक है, हम ये नहीं बोल रहे कंपलसरी है। कंपलसरी और आवश्यक में अंतर है। कंपलसरी मतलब कानून ने उसको एकदम कह दिया है कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको आप क्या बोलता है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको फाइन हो सकता है, उसको हम लोग कंपलसरी बोलते हैं। यहाँ पर एसेंशियल बोल रहा है, जरूरी है सर। लेकिन पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल ही बांटा जाए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? ये एसेंशियल नहीं है कि पार्टनर को प्रॉफिट इक्वल ही बांटना है, ठीक है। अच्छा, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म इज, है ना, पार्टनर और फर्म के बीच कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि पूरे पार्टनरशिप फर्म में पैसा किसका लगा होता है? क्या बोलते हैं, ये पार्टनर्स का ही लगा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कह ही सकते हैं कि पार्टनर आर अव्वल की प्रॉफिट में हिस्सा भी किसको मिलता है? पार्टनर को ही मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो एक तरह से कहिए कि पार्टनर रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म, है ना, रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म जो किसका है? ओनरशिप का रिलेशन है। तो रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म क्या होता है? ओनरशिप का रिलेशनशिप होता है, मतलब पार्टनर्स ही इस कंपनी के, सॉरी, फर्म के ओनर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म में भी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसे तो पार्टनरशिप फर्म के अनुसार 10 या 20 मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, लेकिन कंपनी एक्ट के अनुसार पार्टनरों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50, है ना, ठीक है। तो आप उसके अनुसार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन चूंकि 10 और 20 का नहीं है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो कितना होना चाहिए आपका? 50 होना चाहिए, ठीक है। मतलब रियल आंसर है कि भाई 50 जब ऑप्शन रहे तो आप लोग 50 लिखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार पार्टनरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होता है? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। देखिए क्या होता है कि अगर अगर मान लीजिए कि एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए सी जो हो गया इंसॉल्वेंट हो गया,
ठीक है, और वो कोई भी लॉस या का पैसा देने में एबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये पैसा ए और बी को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। या मान लीजिए कि फर्म का जो लाइबिलिटी है उसको भरने के लिए फर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं है, तो पार्टनर को ये पैसा घर से ला के भी भरना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों का लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं है, क्योंकि फर्म हो सकता है कि अगर लाइबिलिटी भरने में फर्म सक्सेस ना सफल ना हो पाए तो वो पैसा पार्टनर को घर से भी ला के देना पड़ेगा, या हो सकता है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन जो है क्या है, अ कंपनी हैज, ठीक है, अ कंपनी क्या है, इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी है। देखिए ये जो कंपनी के तीनों फीचर है, ठीक है, पहला देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग और उसके मालिक शेयर होल्डर अलग है ना, कंपनी और शेयर होल्डर एक नहीं होते, ठीक है, क्लियर है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों का क्या है, अलग अलग लीगल कानूनी एग्जिस्टेंस है ना, ठीक है, ये पहला बात है। परपेचुअल सक्सेशन ये क्या बोलता है, ये भी सही है, ऐसा होता है कंपनी में। परपेचुअल सक्सेशन किसी भी शेयर होल्डर के कंपनी में आने का या कंपनी छोड़ के जाने का उस कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, ये भी कंपनी में होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ पार्टनरशिप की तरह कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए कोई कंपनी के आप 100 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो अगर कंपनी डूब भी जाती है तो आपको मैक्सिमम ये 100 का ही नुकसान होगा, आपके घर से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनरशिप में, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों जो है वो कंपनी के बारे में सही है, ठीक है, तीनों चीज़ें कंपनी हो सकता है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अ कंपनी, देखिए इंग्लिश में इसका दिया ही नहीं, ठीक है, एक कंपनी की पूंजी इकाइयों को विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है, देखिए एक कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, शेयर, क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर। जैसे कंपनी का पूरा कैपिटल है 100 करोड़ रुपया और कंपनी ने इसके लिए 1 करोड़ शेयर इशू किया है, कितना रुपया वाला, 100 रुपया वाला, ठीक है, तो ये जो एक एक शेयर है 100 रुपया वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि कंपनी के पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े में जिस पार्ट में बांटा जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, शेयर। तो राइट आंसर इज अ शेयर। ठीक है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज कॉल्ड, है ना, बैलेंस शीट के बाईं तरफ वाले को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट जो हमारा होता है उसके बाईं तरफ वाले को क्या बोलते हैं, देखिए सर सिंपल सी बात है ना, तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग कैपिटल एंड लाइबिलिटी बोलते हैं और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, एसेट एंड प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज नोन एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, और 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से कौन सा नकदी सोर्स के स्रोत है, ठीक क्लियर है, मतलब किस चीज से पैसा आता है, नगद मतलब फंड किस से आता है, शेयर इशू करके, सॉरी एक मिनट, इनमें से कौन से नकदी सोर्स, नकदी के स्रोत नहीं है ना, शेयर इशू करके भी कैश आता है, ये नगद के सोर्स है, ठीक है, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है। प्लांट खरीद के सर पैसा आता कहाँ है, इससे तो जाता है, तो ये नकदी के सोर्स नहीं है। एसेट बेच के भी पैसा आता है, डिविडेंड के तौर पर पैसा आता है। मतलब पूछ क्या रहा है कि इनमें से किस चीज से फर्म में कैश नहीं आता, ठीक है, शेयर इशू करके भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है, एसेट बेच के भी कैश आता है, डिविडेंड के रूप में भी कैश आता है, लेकिन है ना प्लांट एंड मशीनरी खरीद के कैश आता नहीं है बल्कि कैश जाता है। ठीक क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, और 12 क्वेश्चन और है हम लोग का, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको हम आपको समझाते चल रहे हैं। क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, पहला कि फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है सर, कंपलसरी नहीं है, ठीक क्लियर है, ऑप्शनल कह सकते हैं, ठीक है क्लियर है, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा गुडविल क्या है, गुडविल जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, गुडविल कैसा है, इनटेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवेल, सॉरी एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इज इन रिवेल्युएशन अकाउंट। जैसे अगर आप रिवेल्युएशन अकाउंट बना रहे हैं,
ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इधर में सब आप प्रॉफिट को दिखाते हैं, इधर में आप लॉस को दिखाते हैं। मान लो इधर अधिक हो गया, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट अधिक है और डेबिट कम है, तो जो बैलेंस करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और 8 लाख का लॉस हुआ, तो फाइनली 2 लाख क्या माना जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन इज क्या कहलाता है आपका, क्रेडिट जो अधिक है डेबिट से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना। ओके, अनदर पॉइंट इज, ठीक है। अच्छा, इन अ पार्टनर, इफ द पार्टनर रिटायर अदर पार्टनर है ना, ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो बाकी के पार्टनर प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि ए बी ए सी एक फर्म में पार्टनर थे, 3:2:1 में प्रॉफिट बांटते थे, और मान लीजिए सी क्या हो गया, रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो बचा कौन, ए और बी। तो ए और बीच का अब रेशियो क्या बच जाएगा, नया 3:2, तो इसी रेशियो में बांटेंगे। तो ही बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अदर पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, तो न्यू रेशियो में बांटते हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद जो नया रेशियो बनता है उसी रेशियो में वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल, है ना, ठीक है, ऑफ, है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरह का एसेट्स का एग्जाम्पल है, सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा एग्जाम्पल एसेट्स है, इंटेंजिबल। देखिए ना, सॉफ्टवेयर जो बनता है उसको आप, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए उसको आप इंटेंजिबल एसेट्स का दायरे में रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है इक्विटी शेयर होल्डर आर, है ना, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर गेट, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर को हर साल प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, है ना। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अच्छा, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, है ना, डिवेंचर का रिडम्पशन किस तरह से नहीं हो सकता, देखिए जितने का डिवेंचर है उतना रुपया भी लौटाया जा सकता है, पार पे भी रिडम्पशन होता है, प्रीमियम पे भी होता है, लेकिन डिवेंचर जैसे मान लीजिए 100 रुपया का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो जब पैसा लौटाएगी तो कभी 90 नहीं लौटा सकती, 100 लौटा सकती है, 110 लौटा सकती है, डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी आंसर होता है, ठीक है। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड बाय द फर्म बाय द क्लब इज सोन, है ना। एक क्लब के द्वारा जो लाइफ मेंबरशिप फी मिलता है क्लब को, वो कहाँ दिखाया जाता है, सर वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी को दिखाते हैं, बिकॉज ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। अच्छा, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल आर द फिक्स्ड। देखिए आप पढ़े होंगे फंडामेंटल चैप्टर में कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनता है। तो करंट अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड विच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर डेबिट साइड में। देखिए एक लाइबिलिटी है जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बढ़ना लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के वो डेबिट में दिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, चलिए ओके, थैंक यू। आज मैंने आपको 32 जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स और ये बताया है ना। इसको काइंडली एक कॉपी खरीद के उसमें पूरा बना लीजिए, ठीक है। और भी जैसे जैसे मॉडल सेट आते रहेंगे हम डालते रहेंगे। अगले क्लास में हम आपका 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है अगले वीडियो में, उसके बारे में हम आपको पूरा एनालाइज करके आंसर बना के आपको देंगे।